हेलो गाइस, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 11 है। इसमें अपन बॉन्ड क्लीवेज पढ़ने वाले हैं और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं जैसे फ्री रेडिकल हो गया, कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बो एनाइन हो गया, ठीक है, कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन हो गया, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बॉन्ड क्लीवेज से शुरू करते हैं, फिर जैसे बेसिक क्लियर करते हुए फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन कैसे बनते हैं, किस प्रकार फॉर्मेशन होता है, पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनसे सबको डिटेल में अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड क्लीवेज से शुरू करते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, उसका क्लीवेज करना है। पहले तो बॉन्ड कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से बनेगा। कोई भी दो एटम है, उनके एक एक इलेक्ट्रॉन हुए तो आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। देखो जैसे समझते हैं, पढ़ेंगे अपन क्या, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज कैसे, जैसे कोई एटम है ए और एक दूसरा एटम है बी, ठीक है, दोनों के बीच में बॉन्ड है, यानी इस बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों की साझेदारी से एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और उससे अपने को क्या मिलेंगे, कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मिलेंगे, जैसे फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन। तो ये बॉन्ड किस प्रकार से टूटेगा, कितने टाइप से इसको तोड़ सकते हैं, उसके बारे में तो अपन को पढ़ना ही है। ठीक है, तो बॉन्ड क्लीवेज अपन दो टाइप से कर सकते हैं। दो टाइप से कैसे, एक तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, दूसरा टाइप अपन बात करें तो हेट्रोलाइटिक। दूसरा क्या है, हेट्रोलाइटिक। क्लीवेज का मतलब बॉन्ड तोड़ना होता है। होमोलाइटिक, देखो वर्ड से समझना, होमो, होमो मीन्स समान सा, हेट्रो मीन्स अलग अलग जैसा, ठीक है, इतनी बात समझो। एक तो होमोलाइटिक तरीके से तोड़ेंगे, दूसरा हेट्रोलाइटिक। कैसे होगा, जैसे आपके पास बॉन्ड है, अपन ने लिया ए और बी के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ना है होमोलाइटिक, मतलब इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास दे दो आराम से। बॉन्ड को तोड़ा, यहां से तोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये तो इस ए के पास चला गया, दूसरा इसका बी का ये इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया, बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन बी के पास एक, और इसका ए के पास वाला ये एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया, ठीक है, बॉन्ड का। तो इस प्रकार अगर टूटे बॉन्ड और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास चला जाए तो वो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा कि जो एटम्स है, अब कौन कौन से एटम है, ए और बी, ठीक है, तो एटम्स, इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी, तभी तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की एटम्स की सेम है, तो क्या होगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के एक एक मिल जाएंगे एटम्स को। ठीक है, अब आते हैं हेट्रोलिटिक, इसकी और बातें समझेंगे। पहले हेट्रोलिटिक समझो, देखो क्या होता है, ये बॉन्ड था आपके पास ए और ये बॉन्ड B1, ठीक है, ए बी के बीच में एक बॉन्ड है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गए, ओके। अब क्या होगा, यहां पर किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। माना जो ए है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना इस बॉन्ड के, ये दोनों ही ए पर आ जाएंगे, ये बात होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसके पास में जो दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे। क्यों, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती क्या है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर तो होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे डिफरेंस क्लियर हो रहा है। यहां पे तो एक एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यानी ए के पास तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, प्लस बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां पे तो ऐसा हुआ है, बट यहां पे देखो, यहां पे हुआ क्या है, जो ए एटम है उसने तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, तो उसके पास क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी खुद पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सामने वाले इसके पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर? ठीक है सर। अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए, देखो जैसे जो ए और बी था आपका, ए और बी के पास बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तब क्या होगा, बी की, इस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, तब क्या होगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये बी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तब क्या होगा, ए पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यानी बन क्या रहा है इससे, अगर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाते हैं तो आपको देखो ये फ्री रेडिकल बनता है ना, इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम पे, तो ये क्या हुआ, फ्री रेडिकल, यानी इससे फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है किसका, फ्री रेडिकल का। ओके, यहां पे देखो जो दोनों एटम्स है ना, लिख लेते हैं यहां पे पॉइंट्स, जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, यानी डिफर करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। ओके, इतनी बात क्लियर? दूसरी बात, यहां पे फॉर्मेशन किस किस का हो रहा है, फॉर्मेशन बन रहा है, देखो एनाइन भी बन रहा है और कैटाइन भी बन रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन वाले ही तो पढ़ेंगे, तो कार्ब एनाइन एंड कार्ब कैटाइन, कार्बोकैटाइन, इनका फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे, देखो मेरी बात सुनो, अगर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कार्ब एनाइन बना लेगा, दूसरे वाले का कार्ब कैटाइन बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? तो अपन ने पढ़ा होमोलाइटिक, इसमें एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, जबकि हेट्रोलाइटिक, हेट्रो देखो, हेट्रो विषम, यानी जो एटम्स है उनकी ईएन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इस कारण कार्ब एनाइन कार्ब कैटाइन बनते हैं। अब देखो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस में ये फॉर्मेशन हो सकता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और फ्री रेडिकल बनेगा। तो क्या कंडीशन हो सकती है, पहली कंडीशन हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर आप दे दो तब भी ये कंडीशन हो सकती है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। दूसरी यूवी लाइट या सनलाइट, ठीक है, इसमें भी हो सकता है। तीसरी बात अपन करें तो इसमें पेरोक्साइड, अगर कोई भी पेरोक्साइड आ जाए आपके पास तो वहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है, आपको फ्री रेडिकल बनाना है। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन वगैरह, वहां पे अपने को पढ़ना पड़ेगा कि जहां पे पेरोक्साइड आ गया, पेरोक्साइड आ गया तो आपको होमोलाइटिक क्लीवेज करवा देना है वहां पे। इतनी सी बात क्लियर होगी? तो हाई टेम्परेचर, यूवी लाइट हो गया, सनलाइट आ जाए या पेरोक्साइड आ जाए आपके पास, और पेरोक्साइड के अलावा और क्या हो सकता है, तो इसमें आ जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट और इसमें आ जाएगा पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो यहां पे नॉन पोलर, ये हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इधर अपन पोलर सॉल्वेंट डाल दे तब भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, किसमें, पोलर सॉल्वेंट। ये बात क्लियर होगी? तो आपको सबसे पहले तो
ये पता होना चाहिए कि अपन रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या क्या पढ़ेंगे भाई, यही तो पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल, कार्बन एंड कार्बोकेटाइन, ये बन कैसे रहे हैं वो चीज भी तो पता होनी चाहिए। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को दो ही तरीके से तोड़ सकते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाएंगे या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाएंगे। होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल बनता है और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में आपके कार्बन एंड कार्बोकेटाइन बनते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखो सुनो, एक चीज और समझने की है, अपन ने होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया, तब यहां पे मैंने ये देखो, ये जो चिन्ह बताया ना यहां पर इस बॉन्ड को तोड़कर यहां पे इलेक्ट्रॉन भेजे, तो कौन सा चिन्ह बनाया यहां पे, ऐसा वाला, हाफ तीर वाला, ऐसा चिन्ह बनाया है, यहां पे बनेगा ये वाला, ठीक है। और हेट्रोलाइटिक में फुल तीर, जैसे ऐसे तीर बना दिया ना ये वाला, तो ये देख लेना, ये सिंबल हेट्रोलाइटिक में जा रहा है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन उठ रहे हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन देखो एक साइड में है, तो जनरली ऐसे समझ लेना कि एक इलेक्ट्रॉन यानी होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया है। ये साइन देखो, यहां वाला, यहां पे तो ये साइन है, और यहां वाला ये साइन, ऐसा साइन है, तो इस साइन से भी आप देख लोगे कि कहां हेट्रोलाइटिक कहां होमोलाइटिक। इतनी बात क्लियर। इसके आगे बढ़े, अब अपन शुरू करते हैं कि अपने ये तो फ्री रेडिकल कैसे बनता है वो देख लिया, फिर कार्बन एंड कार्बोकेटाइन सारे पढ़ेंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल से शुरू करते हैं अपन को, नोट कर लिया ये। एक चीज और देख लो, इसमें अपन देखें तो जो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है ना, इसमें लेस एनर्जी की जरूरत होती है, यहां पे ज्यादा एनर्जी की यूज होती है, तो इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, ठीक है, मोर एनर्जी, यहां पे एनर्जी ज्यादा चाहिए और यहां पे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके क्लियर, ठीक है। तो होमोलाइटिक में लेस एनर्जी और हेट्रोलाइटिक में मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, इतनी बात क्लियर। अब आते हैं अपन फ्री रेडिकल पे। बॉन्ड क्लीवेज पता होना चाहिए, होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक, एनर्जी रिक्वायरमेंट किस में ज्यादा होती है किस में कम होती है, ज्यादा रिक्वायर्ड किसके लिए, हेट्रोलाइटिक के लिए, और कम रिक्वायर्ड एनर्जी होमोलाइटिक के लिए। दूसरी बात, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, यूवी लाइट नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, या आपको प्रोक्साइड दिया हुआ हो, तब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ओके। और हेट्रोलाइटिक कहां पे हो रहा है, पोलर सॉल्वेंट में जनरली। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है सर। अब अपन चलते हैं किस पे, फ्री रेडिकल पे आ जाते हैं। तो पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट, इन्हें बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी रिएक्शन के बीच में बनते हैं ये, इसलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। पहला अपन पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनता कैसे है बता दिया, होमोलाइटिक क्लीवेज से। देखो फॉर्मेशन होगा इसका होमोलाइटिक क्लीवेज से, कैसे, जैसे ए और बी ले लेते हैं अपन, ए और बी दो एटम, यहां पर अपन ने पेरोक्साइड डाल दिया, पेरोक्साइड डाल दिया, या आपने हाई टेम्परेचर दे दिया, तब क्या होगा, इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना, इसके एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाएंगे, तो यहां पे ये हो गया होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो ए के पास एक रेडिकल, ए रेडिकल, और ये बी वाला फ्री रेडिकल, दोनों बन गए। यानी हो क्या रहा है, जैसे अपन बात करें CH3 बॉन्ड CH3, यहां पे आपने पेरोक्साइड डाल दिया, तब क्या होगा, इस बॉन्ड का ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक चला जाएगा इसके पास, यानी क्या बना CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है।
2 CH3 वाले फ्री रेडिकल बन गए। ओके, अब अपन फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन वगैरह चेक कर ले। ठीक है सर, वो भी रियल अपन इससे कॉन्सेप्ट से चेक करते हैं। जैसे अपन ने बना लिया CH3 फ्री रेडिकल्स, कार्बन एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, एक ये है आपके पास फ्री रेडिकल की कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे बताओ मेरे को कितने सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। ओके सर, और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज तो पता है ना, हाइब्रिडाइजेशन में बताई हुई है सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब यहाँ पे मेरे को बता दो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे वैलेंस शेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये 2 ये और 1 ये, यानी 7 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए। जनरली बात कर लेते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, अब मेरे को बताओ ये 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड, ये भी बता दो। भाई 7 है, अगर 6 होते तो पेयर्ड होते, 8 होते पेयर्ड होते, 4 होते पेयर्ड होते। अब यहाँ पे तो भाई क्या हो रहा है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है और ये जो फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है ये तो अनपेयर्ड है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल, यानी इसके पास क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा। यहां पे क्या है इसके पास? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा भाई? कोई भी स्पीसीज है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये होगी पैरामैग्नेटिक। अगर किसी स्पीसीज में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगी? वो डायामैग्नेटिक होगी। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगी। ठीक है, ये क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। अब यहां पे इसका क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होगा कुछ? हाँ सर, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है पता है? पढ़ा है कभी? n×n+2, ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला। जहां पर n क्या है? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे n बराबर 1 रख लो आप। ठीक है, तो क्या हो गया? मैग्नेटिक मूवमेंट mm, n की जगह आप 1 रखो तब कितना आएगा? 1 × 1+2, यानी ये हो गया √3 आपका। क्लियर बात? यानी 1.7 के लगभग आ गया, 72। मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्लियर हो गया आपका। आपने हाइब्रिडाइजेशन देख ली, वैलेंस शेल में देख ली। अब एक चीज और देखो, यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट है इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को लविंग नेचर शो करेगा इलेक्ट्रॉन के प्रति, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा। ठीक है, ये लुईस एसिड होगा क्या? अब बताओ, इसमें अच्छा क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा। लुईस एसिड होता है क्या? नहीं, ये लुईस एसिड नहीं होगा। कार्बोकेटाइन लुईस एसिड हो सकता है, वेकेंट ऑर्बिटल होगा वहां पे। यहां पे ये लुईस एसिड नहीं है। लुईस एसिड ये नहीं होगा, लुईस एसिड नहीं है, ये ध्यान रखना। क्रॉस लगा रखा है लुईस एसिड के, लुईस एसिड नहीं होगा ये। इतनी बात क्लियर हो गई है?
अरे लुईस एसिड का पता चल गया ना, नहीं होगा। अब एक चीज देख लो, sp2 है तो इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करें, sp2 है तो ये प्लेनर होगा ना, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे बात। फ्री रेडिकल की ये बातें समझ में आई क्या? अब इसकी स्टेबिलिटी पे चलते हैं अपन। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? इसकी रेजोनेंस से या हाइपर कॉन्जुगेशन से अपन चेक कर लेंगे स्टेबिलिटी। इतनी बात क्लियर होगी? क्या क्या एक बार समराइज कर देते हैं। देखो, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनता है। जो फ्री रेडिकल है, 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, sp2। एक बात ध्यान रख लो, अगर देखो यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो वो होगा sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2 होगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो वो sp3 होगा, ठीक है। ऐसे चलता है ये चीज तो पता होगी ना आपको, ये चीजें बता चुका हूं। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन है तो यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो इलेक्ट्रॉन एक कम इनकम्प्लीट है ना, ऑक्टेट है, यानी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा, ये लुईस एसिड नहीं है। इतनी बात क्लियर? अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, यानी ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, क्यों? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका जीरो नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एन रूट में एन इंटू एन प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है तो एक रखोगे तो √3 इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ऐसे निकाल लोगे सारी चीजें, ये याद होगी। अब चलते हैं इसकी स्टेबिलिटी पे, ठीक है। नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। स्टेबिलिटी में देखो, आपको रेजोनेंस चीज पढ़ा चुका मैं, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये भी सारी चीजें बता चुका हूं मैं, ठीक है। एक बात बताओ, जैसे अपन बात करें यहाँ पे, देखो फ्री रेडिकल पढ़ोगे आप, कार्बोकैटायन पढ़ोगे ना, इनमें आप देखो जो स्टेबिलिटी रहेगा ना, ऑर्डर वो लगभग लगभग सेम सा ऑर्डर रहता है। कार्बोकैटायन में देख लो, फ्री रेडिकल में देख लो, इन दोनों में, ठीक है। जैसे एक चीज देखो, अगर आप बात करो रेजोनेंस की, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की, तो किसको ज्यादा आप वरीयता दोगे, ठीक है, यानी किसको प्रायोरिटी दोगे? तो रेजोनेंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना, उसके बाद में आप हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी दोगे और फिर इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी? चलो ठीक है, अब देखते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक कैसे करोगे आप? या तो रेजोनेंस चेक कर लो, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब आप चेक करोगे वहां पे अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा कार्बन जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। यानी आप क्या चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन सीधे प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इतनी बात की। दूसरी, आप जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा यानी कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई? अब देखो, आ जाओ सबसे पहले, जैसे एग्जांपल से बताता हूं आपको। जैसे है यहां पे CH3 CH2 और यहां पे फ्री रेडिकल है एक तो ये है।
दूसरा आ गया आपके पास CH3 CH फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH3, ठीक है। दो, एक एग्जांपल और दो, जैसे CH3 CH फ्री रेडिकल, H हटा देते हैं यहाँ से, इसको 3 डिग्री कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। अब मेरे को बताओ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, ऐसी कंडीशन आ जाए तब, ठीक है। तो क्या चेक करोगे, इसमें कितने कार्बन के पास वाला कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, और इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है वो देख लो। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखो 3 ये और 3 ये, यानी अल्फा हाइड्रोजन 6 यहाँ पे है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी बताओ क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या? अब इससे एक कंक्लूजन निकाल लो। अगर आपको फ्री रेडिकल देखो, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के साथ में ये पॉइंट भी याद रख लो भाई, 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की और फिर 1 डिग्री की, ऐसे हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? यानी ये 3 डिग्री है, यानी इस फ्री रेडिकल वाले कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री कार्बन की। इतनी बात क्लियर होगी क्या? आप समझ रहे हो ये बात? ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन अल्फा हाइड्रोजन वाला भी हो गया, इस कॉन्सेप्ट पे भी हो गया। अब देखो एक चीज और समझो, अपन परसेंटेज एस करेक्टर की बात कर लें थोड़ा। तो परसेंटेज एस करेक्टर जितने ज्यादा होंगे, परसेंटेज एस करेक्टर, उसमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कॉन्सेप्ट है sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp हाइब्रिड, sp2 और sp3 हाइब्रिड कार्बन है। यहां पे s करेक्टर कितने हैं, 50% है s करेक्टर। यहां पे लिख देता हूं s करेक्टर, s करेक्टर यहाँ पे 50% है, यानी एक s एक p है ना, 50% हो गया। यहाँ पे 25% है और यहाँ पे 33% है। 33 क्यों, 33 से भी कम हो गया ना, यहाँ पे है ना 33, तो भाई ये देखो यहाँ पे 33% है और यहाँ पे 1/4 हो गया ना, तो ये 25% है, ठीक है, sp3 में। अब आपको क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी बतानी है किसकी, फ्री रेडिकल की। तो देखो परसेंटेज एस करेक्टर जितने ज्यादा, जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही कम। परसेंटेज एस करेक्टर जितने ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ही कम, यानी परसेंटेज एस करेक्टर जितने कम, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, sp3 की ज्यादा, फिर sp2 की उससे कम, sp की उससे कम, यानी फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को बताऊं कैसे, एग्जांपल से। इसको नोट कर लिया, ये वाला एग्जांपल नोट कर लिया क्या तुमने? इसको मिटा देता हूं, थोड़ा और करवा देंगे इस पे एग्जांपल और करवा देंगे। जैसे देखो इस वाले को समझो, इस वाले पॉइंट को, इसका एग्जांपल देखो, CH डबल ट्रिपल बॉन्ड C रह गया, यहां पे एक फ्री रेडिकल, ठीक है। दूसरा आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये फ्री रेडिकल। एक हो गया CH3 बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। अब बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता लो, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो ना सीधा, sp sp2 sp3 किसमें, देखो एक सिग्मा बॉन्ड sp आ गया, ये 2 सिग्मा, एक क्या हो गया, इसमें कितने हैं
बताओ, डबल बॉन्ड है, इसमें 2 सिग्मा है, एक नहीं 2 सिग्मा हो गई ना ये। तो sp यहाँ पे कितने हो गए, 3, sp2 हो गया ये, और ये हो गया sp3। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मेरे को ये बताओ, इसमें कार्ब जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, परसेंटेज एस करेक्टर किस में ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, एस करेक्टर इसमें ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम, यानी ये हो गई स्टेबिलिटी। तो आप ऐसे चेक करोगे, sp sp2 sp3 लगा के ऐसे कर सकते हो, या आप डायरेक्ट याद रख लो, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये जब कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, अगर कॉन्जुगेशन आ गया ना रेजोनेंस, तो वहां पे तो रेजोनेंस ही लगेगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं कर रहा है ये कोई भी। ठीक है, इतनी बात, रेजोनेंस वाला भी समझा रहा हूं। ये सब कॉन्सेप्ट अलग अलग है, साथ में एक साथ इनके क्वेश्चन अलग तरीके से होंगे। ठीक है, रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को कम देंगे। ठीक है, ये बात ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं। जैसे आप बात करें यहाँ पे कार्बन, ये एक फेनिल रिंग जुड़ी हुई है इससे, ये कार्बन फ्री रेडिकल, दूसरा है एक ये, और एक यहाँ पे ये कार्बन फ्री रेडिकल, ये हो जाएगा, ये तो CH2 हो गया, ये CH हो गया। एक और ले लेते हैं, ये कार्बन फ्री रेडिकल, यहाँ पे PH का मतलब वही फेनिल रिंग, यहाँ पे भी एक फेनिल रिंग और यहाँ पे भी एक फेनिल रिंग। PH का मतलब ये वाली रिंग है, इसे PH बोलते हैं भाई शॉर्ट फॉर्म में। ओके, अब इसमें बताओ आप मेरे को स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब, ओ सॉरी कार्बोकेटाइन नहीं, फ्री रेडिकल की कैसे देखोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से भी कर सकते हो। दूसरी बात देखो, ये जो फ्री रेडिकल है ये इसके साथ रेजोनेंस में है, यानी ये सिंगल एक रिंग के साथ रेजो है, एक रिंग के साथ रेजोनेंस है। यहाँ पे देखो एक, और इसके साथ भी ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में, इसके साथ भी ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में, यानी 2 रिंग में रेजोनेंस होगा, और यहां पे तो 3 रिंग में रेजोनेंस होगा। देख लो, जितना ज्यादा रेजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा रेजोनेंस बढ़ेगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या लगा सकते हो आप, इस प्रकार से स्टेबिलिटी का ऑर्डर कर दोगे। तो ये चेक करना आ गया, इस प्रकार से स्टेबिलिटी चेक करते हैं। इतनी बात क्लियर? हो गया क्या है? चले आगे। देखो, मैं एक टाइप वाले क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, अलग अलग टाइप वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, तो एक टाइप के 10 क्वेश्चन करने से अच्छा है कि 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के करो आप। तो ये अलग अलग टाइप के हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, स्टेबिलिटी पे कुछ टीचर इस एक वाले क्वेश्चन को इसकी एक रिंग यहाँ पे लगा दी CH की जगह यहाँ पे, फिर आगे CH2 रिंग लगा के जोड़ के दे दिया। अरे भाई, एक टाइप के क्वेश्चन नहीं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाओ। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं सारे। और क्वेश्चन देखो अलग अलग टाइप के देखते हैं अपन, सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के करेंगे। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बतानी है। आ जाओ, पहला है CH3 CH2, ये कितने बॉन्ड हो गए, 3 4, तो CH2 बॉन्ड CH2, ये हो गया CH। ठीक है, पहला। दूसरा आ गया आपके पास CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, और यहां पर CH3,
ठीक है सर। थर्ड ले लो आप, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C, यहां से CH3 एक ये और एक CH3 यहाँ पे लगा दिया और ये है फ्री रेडिकल आपका। इनकी स्टेबिलिटी बताओ, कैसे चेक करोगे? सबसे पहले रेजोनेंस देख लो, क्या रेजोनेंस है? हाँ, ये डबल बॉन्ड सिंगल और ये है सर रेजोनेंस। इसमें भी ये डबल बॉन्ड, तीनों में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस तो सेम हो गया। सर अब क्या करें, रेजोनेंस सेम है तो आगे चलो, हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो। अल्फा हाइड्रोजन रहा है, अल्फा हाइड्रोजन देख लो, अल्फा हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, तो ज्यादा किस में है? अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें जितने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। यहां पे देखो, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे देखो, अच्छा तो यही हो गई। ये देखो, इसके लिए कम है, इसके सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन देखो, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा 3 में है अल्फा हाइड्रोजन, फिर 2 में है और फिर 1 में है। ओके, अल्फा कार्बन पता नहीं है क्या? अल्फा हाइड्रोजन भाई देख, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, ठीक है, मान ली ये है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ फर्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है? ये चीज तो समझ में आती है ना सबको, अल्फा हाइड्रोजन देखना। ओके, चलो एक टाइप का क्वेश्चन और करो, जैसे यहां पे दे दें अपन को CH2 एग्जांपल, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल CH, डबल बॉन्ड CH2। यहां पे कितने बॉन्ड हो गए? CH2 कर लो इसको, ठीक है। एक तो ये है फर्स्ट, दूसरा है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH रहेगा, सही है, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ गया आपका फ्री रेडिकल। अब बताओ, इसमें दोनों में स्टेबिलिटी बतानी है, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्रॉस रेजोनेंस और सिंपल रेजोनेंस, ठीक है, यहां पे बता देता हूं, क्रॉस रेजोनेंस और एक है सिंपल रेजो, जिसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सिंपल रेजोनेंस। क्रॉस में तो क्या होता है, ऐसे यहां पे आया, इधर से क्रॉस कर दिया, ये तो होते हैं क्रॉस रेजोनेंस। सिंपल में क्या होगा, यानी रेजोनेंस सीधा चल रहा है ना ऐसे, तो डायरेक्ट वो इस प्रकार से चलता रहेगा रेजोनेंस सिंपल वाला। स्टेबल ज्यादा कौन होता है? सिंपल रेजोनेंस। अब इसमें देख लो आप, यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड से इधर इसके साथ में, एक तो ये रेजोनेंस, या ये डबल बॉन्ड भी इधर रेजोनेंस कर सकता है, तो इसमें तो क्या हुआ, क्रॉस रेजोनेंस हो गया, क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है, इस प्रकार से क्रॉस रेजोनेंस हो गया। ठीक है, यहां पे देखो आप, डबल सिंगल, फिर ये डबल सिंगल और फिर यहां पे आ गया आपका फ्री रेडिकल, तो ये हो गया सिंपल रेजोनेंस। अब मेरे को बताओ, मैंने बताया था आपको क्रॉस रेजोनेंस और सिंपल रेजोनेंस पढ़ाते टाइम कि ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सिंपल रेजोनेंस। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबल, उसकी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, तो कौन सा स्टेबल होगा? 1 और 2 में सिंपल रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी 2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला। ओके, ये चीज हो गई आपकी। और क्वेश्चन करना है? चलो ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताओ यार, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अपन बात करें,
ये यहां पे ये डबल बॉन्ड यहां पे, और एक और कर लेते हैं। यहां से कर लें अपन, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे इस कार्बन पे, यहाँ पे इस कार्बन पे, यहाँ पे इस कार्बन पे, ये 1, ये 2 एंड ये 3। अब बताओ स्टेबिलिटी इनकी कैसे बताओगे? देखो सबसे पहले रेजोनेंस पे आ जाओ। रेजोनेंस हो रहा है क्या? हाँ, इसमें ये देखो इस रिंग के साथ रेजोनेंस में है, इसमें भी ये इसके साथ रेजोनेंस में, पर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप लिख दो नो रेजो, रेजो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे तो रेजोनेंस वाला तो इसमें नहीं हो रहा, तो ये तो सबसे लास्ट में हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो। इसमें मोर रेजो है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, यानी मोर रेजोनेंस, इसमें है लेस रेजो। मोर कितने, देखो 3 बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा, यहाँ पे तो एक बार ही रेजोनेंस है, एक बॉन्ड के साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक की सबसे ज्यादा, फिर 2 की, यानी जिनमें रेजोनेंस हो रहा है, और सबसे कम जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ऐसी बात, क्लियर, खत्म बात। ये चीज है रेजोनेंस वाली। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। भाई स्टेबिलिटी को आराम से पढ़ा रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन लिखो, पहला है यहाँ पे ये फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ठीक है। दूसरा ये फ्री रेडिकल, एक बॉन्ड यहाँ पे। तीसरा आ गया आपके पास ये फ्री रेडिकल। अब इन 3 में स्टेबिलिटी बतानी है, इन तीनों की, ठीक है। दूसरा आप चेक करो, सेकंड आप मेरे को बताना, यहाँ पे फ्री रेडिकल एक, तो ठीक है। सेकंड में अपन बात कर लें, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल रख दें एक, ओके, क्लियर, बात सही है। एक फ्री रेडिकल यहाँ पे रख दें CH3 पे, ये भी हो सकता है ना, हो सकता है। थर्ड की बात कर लें, एक और एग्जांपल लिखो आप, जैसे ये यहाँ पे फ्री रेडिकल ले लो, और ये लो यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब बताओ मेरे को, इसमें वही स्टेबिलिटी बतानी है फ्री रेडिकल की, कैसे बताऊं? सबसे पहले रेजोनेंस चेक कर लो। इसमें देखो 2 कॉन्जुगेशन है, कितने हैं? 2 कॉन्जुगेशन, यानी एक बार ये हो सकता है, चाहे क्रॉस हो और सिंपल हो ना, दोनों सेम हो तब चेक करना है, क्रॉस और सिंपल। क्रॉस आ रहा है, इसमें 2 कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे 1 कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे कितना है? 1 कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे तो कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो आप बताओ, कॉन्जुगेशन जितने ज्यादा, रेजोनेंस उतना ज्यादा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। तो क्या हुआ? स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ गया। इतनी बात क्लियर हुई। इसमें आ जाओ सेकंड में। सेकंड में देखो, आपको क्या देखना है? कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो आ जाओ अल्फा हाइड्रोजन पे। अल्फा हाइड्रोजन यहां पे देखो कितने हैं? 3 तो यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें हो गए। अल्फा हाइड्रोजन चेक करना बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया, पहले बता चुका हूं। देखो ये है, इसमें यहाँ पे क्या है? ये CH3 है, ये भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है। ये देखो इस रेडिकल के से देखो, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 ये और 3 ये, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 इसके CH3 3 यहाँ पे, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके हो गए। यहाँ पे तो इसके साथ में ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा, ठीक है।
तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो गया इसमें। इतनी बात क्लियर। अब थर्ड में बताओ क्या देखोगे। मैंने हमेशा बोला आपको, अगर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाए तो प्रायोरिटी किसको दोगे, सबसे पहले ही बताया था आपको कि रेजोनेंस को प्रायोरिटी दोगे। यहां पे ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहां पे क्या है, रेजोनेंस है, ओके। यहां पे तो अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है। अब क्या चेक करोगे, यहां पे तो कुछ नहीं चेक करने वाले। सही है ना। तो दो निकालो तो दो, यहां पे तो क्या है, रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या होगा, मोर स्टेबल। रेजोनेंस आ गया तो वो स्टेबल ज्यादा, तो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो गया, यानी ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर, समझ में आई क्या। तो आज फ्री रेडिकल ये तक रखते हैं। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और नाइट्रीन वगैरह तो सिलेबस में नहीं है। नाइट्रीन, कार्बिन और बेंजाइन को थोड़ा सा बता देंगे 5 मिनट में, वो सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा एक बार आइडिया दे देंगे उसके बारे में। अगर टफ पेपर भी आ जाए ना तो भी आपको पता रहे नाइट्रीन, कार्बिन और बेंजाइन के बारे में। कार्ब एनाइन, कार्ब कैटाइन ये फुल डिटेल में है। तो इन दोनों को यार अभी करेंगे तो छूटेगा आधा, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं इसको कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।